आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। रिवीजन के इस क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का। तो देखिए यहाँ पर एक वायर दिया हुआ, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो यहाँ पर जो एंगल दिया गया वो कितना दिया गया बेटा, थीटा। और जो पॉइंट है पी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे दिया हुआ। ठीक है। अब अगर हम बायो-सेवर्ट की बात करते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये पहला फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म हम लिखें तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये वेक्टर फॉर्म देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, और अपान में लिखेंगे बेटा आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनिट की तो यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है यूनिट क्या होगी। यूनिट याद होना चाहिए, किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, बी यूनिट के लिए। ठीक है। तो पहला हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक पॉइंट। दूसरी यूनिट हम लिख सकते हैं टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, और अगली जो यूनिट होगी बेटा वो होगी गॉस। ठीक है। अगर हम बात करें 1 गॉस में कितना टेस्ला होगा तो कहेंगे 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। ठीक है। म्यू नॉट की भी यूनिट देख लेते हैं, फिर बात करते हैं डिटेल में। तो म्यू नॉट अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और यूनिट की अगर बात करते हैं तो वेबर पर एम्पियर मीटर होगा। ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो बेटा होगी क्या, ml/T-2 A-2। ओके, A-2। ठीक है। ये परमिबिलिटी है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इतना कुछ डिटेल, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी इस 2020 नीट 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट की एक बार दोबारा। तो देखिए क्या है कहानी। मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखिए पहला फैक्टर जो मेन है वो है करंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है। दूसरा फैक्टर जो उसकी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर हम स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ ले रहे हैं या डीएल ले रहे हैं तो जो फील्ड होगी वो भी स्मॉल ही होगी। तो हम डीएल की बात कर रहे हैं या डीबी की बात कर रहे हैं, तो जो डीबी होगी प्रोपोर्शनल होगी आई के, डीबी प्रोपोर्शनल होगी डीएल के। और दूसरी कहानी जो ये है अगली, ये एंगल पर भी डिपेंड करेगा, ये साइन थीटा के। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर इन चारों फैक्टरों को हम यूज़ करें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, डीबी प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेते हैं, आई डी एल ओके साइन थीटा, और साथ में अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस तरीके से एक फॉर्मूला तैयार होता है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी यूनिट दी हुई है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस। 1 गॉस में हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होंगे, तो आप कह सकते हैं 10⁻⁴ गॉस के। ठीक है। अब दूसरी बात है म्यू नॉट की वैल्यू, कई बार हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर मुझे चाहिए तो 10⁻⁻⁷ होगा। क्लियर। और अगर हम इस फॉर्म में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यूनिट आपकी होगी क्या, वेबर पर एम्पियर मीटर। और डायमेंशन भी याद रखेंगे, ml/T-2 और A-2 पावर में है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बायो-सेवर्ट इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। अगर चार्ज एंड वेलोसिटी के टर्म में अगर हमें बायो-सेवर्ट लिखना हो तो क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझिएगा, डीबी इक्वल टू बेटा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ओके, क्यू वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, फिर इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख देते हैं, अपॉन आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है बेटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म।
अगर स्केलर फॉर्म लिखना है तो देखिए स्केलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू वी बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्केलर फॉर्म। तो अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इन फॉर्मूलों के रिवीजन का कोई विशेष महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, देखो कुछ फॉर्मूले बहुत खास, देखो एक बात मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि याद कैसे करेंगे। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, हम हर केस में लिखेंगे, कोई भी केस हो, चाहे ये वाला सेगमेंट दिया हो, चाहे कुछ ऐसा दिया हो, देख लो हम कर देते हैं पहले, फिर मैं बात करता हूँ टोटली। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, मैं हर जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले देख लीजिएगा, समझिएगा कैसे याद किया जाएगा। अब ये सेगमेंट अगर इस तरीके का सेगमेंट है तो क्या करेंगे, तब भी हम यही लिखेंगे, देखते जाइएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, ठीक। और जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, इसे वायर ऐसे दिया हो सामने पी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस तरीके का सेगमेंट हमको मिलता है, आर्क जैसा वायर मिलता है, तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। तो आपने देखा कि कोई भी सेगमेंट दिया हो, हर केस में हम फॉर्मूला एक जैसा ही लिख दे रहे हैं, ओके। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, याद करना आसान हो जाएगा। शायद आप लोगों को याद हो गया होगा कि कोई भी केस हो, एक चीज़ मैंने फिक्स कर दी है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, ओके। अब कितना चेंज होगा, अगर देखिए दोनों एंगल दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, इनटू में याद रखेंगे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक। अब यह पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। बात करते हैं कि अगर ऐसा वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। कैसे आया मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले याद कर लेते हैं कि इंटू इस केस में बेटा क्या करेंगे, 2 करेंगे। अगर यही वाला पॉइंट एक किनारे आ जाए तो आप क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंटू 1। और यहाँ पर हमने कहा था, क्या मैंने नहीं लिखा, म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान आर, यहाँ भी लिखा है, बट अंतर इतना है कि जो सामने पॉइंट आएगा तो इस केस में मल्टीप्लाई 0 करते हैं। क्यों करते हैं उसकी बात भी मैं अभी बताऊंगा, क्लियर। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखिए जितना एंगल यहाँ फॉर्म होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से देखो सारे फॉर्मूले तैयार। अभी और कुछ फॉर्मूले की चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इतने फॉर्मूले पहले देख लीजिए। तो देखिए अगर ये सेगमेंट दिया हुआ तो आप ऐसा करेंगे। अब इसी से सारे क्वेश्चन बनते, जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये इनफाइनाइट हो गया, तो बेटा यहाँ जो फाई की वैल्यू बनती है मैं बता देता हूँ, ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ जो फाई की वैल्यू बनती है वो 90 बनेगा। अब जरा सोचिए साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, 1, 1 अगर आप ऐड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। इसलिए मैंने कहा अगर कोई इनफाइनाइट वायर हो तो इस केस में इंटू 2 ही बनेगा। अब जरा इस केस में देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, फाई 1 जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और जो इनफाइनाइट वाला एरिया होगा यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री। जरा सोचिए साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ओके, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 ही तो बनेगा। इसलिए ऐसे केस में हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 0 से। लेकिन जब पॉइंट सामने आ जाएगा तो वहाँ फाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 180, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती, इसलिए टोटली वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब यहाँ पर ये अलग हो गया पॉइंट, तो इसको याद रखेंगे फाई से। यहाँ जो फाई बेटा लोगे वो रेडियन में लोगे, क्लियर। जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे ये देखो छोटा सा डायग्राम, अगर मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ, सेमी आर्क, समझ रहे हैं ना, सेमी सर्कल, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखो कितना अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता हो गया होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान, तो मैं लिखूंगा ही, और इंटू यहाँ जो एंगल फ्रेम होगा वो लिखा जाएगा। कितना एंगल फ्रेम होगा, तो आप कहेंगे 180, 180 को क्या लिखा जाता है, पाई बेटा रेडियन में, ओके। देखो फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर आप कहते हो नहीं सर हम सेमी सर्कल लेना चाहते तो नहीं, बिल्कुल ले लीजिए। देखो क्या इस केस में बनाओगे, तो इस केस में देखो इतना तो कॉमन लिखोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर तो लिखोगे, लेकिन जो एंगल बनेगा सेंटर में वो 360 बनेगा, और 360 के लिए जो होगा वो क्या लिखेंगे, 2 पाई, ओके। देखिए सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। अब आपको याद हो गया होगा कि अगर कोई सेगमेंट है, दोनों एंगल हैं, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर दोनों इनफाइनाइट हैं तो इंटू 2, वन एंड है 1 इनफाइनाइट तो इंटू 1, और अगर सामने ही पॉइंट पड़ता है तो 0 लिखेंगे। अगर आर्क है तो इंटू 5, अगर सेमी आर्क है तो इंटू पाई, और अगर कंप्लीट सर्कल है तो इंटू 2 पाई कर लेंगे, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सोलेनोइड के लिए बात करते हैं। देखिए सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो बी का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2 होगा। अब ये एंगल क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं।
एन क्या होता है वो समझ लेते हैं। एन है बेटा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर? इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि कैपिटल N बाई एल दिया हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सोलेनोइड है, ये दिया हुआ है सोलेनोइड है, इस पे वायर होते हैं, आपको पता है बहुत सारे वायर लिपटे रहते हैं। ये उसकी एक्सिस है, ये इसका सेंटर है P। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसको हम φ1 कहेंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे हम φ2 कहेंगे। ठीक है, तो ये एंगल आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपको मिल गया कि 1/2 म्यू नॉट एन आई ब्रैकेट में φ1 माइनस cos φ2। क्लियर? एंगल बेटा सेंटर से ही लेना है, यहीं पहले एक्सिस से ही पहला एंगल और इसी एक्सिस से दूसरा एंगल आप लेंगे। जैसे हम बात करते हैं इनफाइनाइट हो, जरा देखो समझिएगा, यहाँ पर एंगल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है। क्लियर? और ये आपकी एक्सिस है जिस पे हमें काम करना। तो देखो φ1 जब इधर को देखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 0 डिग्री। और जब ये एंगल इधर चला जाएगा इस वाले एंड पे तो आपको पता हो गया φ2 की वैल्यू जो होगी बेटा कितनी होगी, 180। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर मैं वैल्यू इसमें रखूंगा तो 1/2 म्यू नॉट एन आई, 1 माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर? cos 0 1 होता है, cos 1/2 -1 होगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2। अब ये 2 फिनिश हो जाएगा, तो फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई। अब देखिए, आप नीट में इस बार क्वेश्चन यही आया था, नीट 2022 में ये क्वेश्चन बना था। और n का मतलब आप जान ही चुके हैं, अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो NI/L। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है सोलेनोइड के लिए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा रिंग के लिए। किसकी बात करेंगे, रिंग के लिए। देख लो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो रिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो पहले बेसिक फॉर्मूला समझ लो। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, B इक्वल टू बेटा होता है म्यू नॉट NI² अपान, नीचे देखिए क्या होगा बेटा, 2A² प्लस x² का पावर 3/2। ये देखिए अच्छा सा, n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आप कहेंगे क्या चीज़ दी हुई है, तो देखिए हमने इसको x लिख दिया तो आप इसको x लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x r लिखा जा सकता है। और आपको मालूम हो गया कुछ ऐसा है ये। ठीक है, तो ये a क्या है, इसकी रेडियस है, x उसकी डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला बेटा क्या होगा, म्यू नॉट NI A² अपान 2 ब्रैकेट में A² प्लस x² का पावर 3/2। क्लियर? अब अगर हम कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, सपोज हम सेंटर की बात कर लेते हैं, एट सेंटर। देखो, जब सेंटर पे आओगे तो बेटा x की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 0 रख दोगे। देखो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे सर मिलेगा म्यू नॉट NI A² अपान 2A², पावर देखो बेटा 3/2। तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ये कट जाएगा, क्या आंसर बनेगा, तो आपको मालूम हो गया होगा म्यू नॉट NI अपान 2A। क्लियर? ये फॉर्मूला मिल गया बहुत अच्छे से। तो ये सेंटर के लिए है, और ये जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ये बेटा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर हम बात ये कर लें कि x बहुत ग्रेटर हो जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि x जो है ग्रेटर हो किसके कंपेयर में, a। इसको हम या ऐसे कह सकते हैं, एट अ फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब समझते हो ना, दूर, काफ़ी दूर। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे तो a की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, जरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। उस केस में आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे इस तरीके से कि B इक्वल टू म्यू नॉट NI A², आपको पता ही है, 2 अपान A की वैल्यू उसके कंपेयर कर लेंगे तो 0 ले लेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा डिस्टेंस हो तो कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी हो, कोई चीज़ छोटी हो, तो उस केस में स्क्वायर नहीं करते। आपको मालूम है x बहुत बड़ा है या छोटा है, तो छोटी चीज़ का कभी स्क्वायर नहीं करते, तो 0 कर लेंगे। तो नीचे यहाँ क्या बचेगा बच्चा, तो x² और ये बनेगा 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट NI A² अपान 2x³। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो B है वो डिपेंड करता है 1/x³ पे। अब यहाँ R लिखा हो तो R समझ लेना, नहीं तो ये क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, दोबारा आप देख सकते हैं, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, म्यू नॉट NI A अपान 2 और A² प्लस x² का पावर 3/2। अब सेंटर के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, आपको मालूम ही है। और अगर फार पॉइंट होगा बेटा तो ये आएगा म्यू नॉट NI A² अपान 2x³। ग्राफ आप अच्छे से देखिएगा, ये ग्राफ बनता है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम के वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, क्या होती है, म्यू नॉट I अपान 2A। क्लियर? ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, तो ये A/2 है।
और ये भी A/2 है। क्लियर? ये ग्राफ आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। किसके बीच में ये ग्राफ है? B और R के बीच में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ, देखिए क्या फॉर्मूला होता है। क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। ये जो नेट करंट होनी चाहिए वो एम्पियर लूप के जरिए इनक्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, क्वेश्चन वही है, चाहे बायोसेवर्ट से आप करें चाहे वो एम्पियर से करें, क्वेश्चन सेम तरीके से आता है, लेकिन लॉ आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन, तो पहला पॉइंट लेते हैं कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्ग वायर के जरिए, जैसे ये देखिए ये बेटा क्या है, एक वायर है, लॉन्ग वायर है, इसको आप क्या करिए एम्पियर लूप से इसे इनक्लोज कर दीजिए। तो ऐसे केस के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। क्लियर? ये फॉर्मूला याद करिएगा, क्योंकि डिटेल में चर्चा करेंगे तो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, फिर टाइम जाएगा, और मेन मकसद हमारा यहाँ फॉर्मूले का है। चलिए ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, आया भी है कई बार क्वेश्चन आया है कि हॉलो वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा। देखिए वायर मैंने बना दिया आपको, देखो हमसे क्वेश्चन पूछेगा बाहर के लिए जिसकी डिस्टेंस मान लो सपोज जी स्मॉल r है, एक सरफेस पे पूछेगा जिसकी डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर, और एक इनसाइड कोई पॉइंट पूछा जाएगा, मान लो Q पॉइंट है यहाँ पूछा जाएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि बाहर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे बार बार। देखो क्या यूज़ करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन, अब बाहर के लिए हमने स्मॉल r लिया तो स्मॉल r ले लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। दूसरा फॉर्मूला अगर सरफेस पे तो R इक्वल टू R लिख लेंगे। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब जब हम इनसाइड आएंगे, जरा सोचो करंट कहाँ है बेटा, बाहर बाहर करंट है, और जब लूप बनाओगे तो यहाँ लूप आएगा। मैंने यहाँ बताया था लॉ में कि करंट वही, नेट का मतलब इनक्लोज है, इसको वैसे आप लिख सकते हैं I इनक्लोज्ड। ओके, करंट बेटा वही ली जाएगी जो इनक्लोज्ड होगी। जरा देखो इस केस में करंट कहाँ है, बाहर, लूप कहाँ है, अंदर। इसका मतलब जब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, चलो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, BL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो आप बताओ टोटल रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। मतलब बहुत आसान है, अगर हॉलो वायर है तो इनसाइड कभी भी फील्ड नहीं होगी। फील्ड कहाँ होगी, सरफेस पे या सरफेस के बाहर। मैक्सिमम जो होगी वो सरफेस पे, जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे वैसे वैसे कम होने लगेगी। तो इस पे ग्राफ पूछा जाता है, बहुत अच्छे से ग्राफ आता है। देखिए क्या ग्राफ है, मैंने ग्राफ इसको देखिए ड्रा करते हैं, तो वो हमने क्या बताया कि सेंटर से लेकर सरफेस तक फील्ड होती ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा फील्ड क्या होगी, 0। मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ कम होगी। तो ये ग्राफ कई बार क्वेश्चन आ चुका, ये देखो ऐसा। क्यों ऐसा बना, क्योंकि आपको पता है 1/r डिस्टेंस पर ये डिपेंड करती है। तो ये हॉलो वायर के लिए ग्राफ है, 2 ग्राफ यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक हॉलो वायर के लिए और एक सॉलिड वायर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस एरिया से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। तो ये बाकी क्वेश्चन बायोसेवर्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल बताएंगे। फिलहाल मैंने फॉर्मूले बताए, अब कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं उसकी टेक्निक अलग है बेटा, क्योंकि फॉर्मूले से सब कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, तो फॉर्मूले जरूर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिनको आता है, जिन लोगों ने क्वेश्चन लगा रखा है उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन जिनको नहीं आता है तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में समझने की, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से सॉलिड वायर में पूछा जाएगा क्या, P पे बताइए, जैसे ये स्मॉल r डिस्टेंस है, सरफेस पे बताइए कैपिटल R है, इनसाइड बिल्कुल सेम स्टोरी वहाँ पर भी, जैसे Q इनसाइड, यहाँ अंदर पूछा जाएगा। आपको पता है यहाँ पर हम ये सरफेस बनाएंगे तो इसे एम्पियर लूप बोलते हैं बेटा, और यहाँ पर भी सरफेस बनाएंगे इसे भी एम्पियर लूप बोलेंगे। करंट आपके पास है, आपको मालूम है करंट यहाँ जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। तो पहला फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, जैसे पीछे पढ़ा गया था वही होगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, वही जहाँ पे काम कर रहे होंगे। ये देखो आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, सरफेस के लिए भी कोई चेंज नहीं आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बेटा और I अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ, कोई चेंज नहीं। हाँ, कहाँ चेंज आने वाला है, इनसाइड। अब देखो यहाँ इनसाइड में जो हम बात करेंगे तो यहाँ करंट है, क्योंकि ये सॉलिड है, करंट लूप में आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ फील्ड 0 नहीं होगी। तो क्या फील्ड होगी, याद कर लेना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही, बस अंतर इतना है I के साथ R अपॉन
ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। इस पैटर्न में आपको फॉर्मूला याद रखना। और ये बी जो है प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आर के। मतलब कहानी ये है कि सेंटर पे तो जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे सेंटर के साथ आगे बढ़ेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी। क्लियर। देखिए ग्राफ में देखो, समझने की कोशिश करो। ये सरफेस है, पहले ऐसे चलेगी, प्रोपोर्शनल मतलब सीधा चलेगा ग्राफ, ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बी है अंदर जो है वो आर पर ऐसे डिपेंड करते, लेकिन बाहर तो आपको पता है वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। तो ये कुछ ग्राफ आएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो ये सॉलिड वायर के लिए था। पिछला जो पॉइंट हमने आपको बताया था वो हॉलो वायर के लिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है। यहीं पर एक नोट देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट करता, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम मान के चल रहे हैं कि इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 23 में क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, समझिए। एक रिंग दे देगा, कहेगा इसमें करंट आई है, इसकी रेडियस इतनी है, सिंपल, और उसकी फील्ड इतनी दी। उसे कहा एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसे रोटेट कर दिया गया, घुमा दिया गया, मतलब वायर वही है बट उसे एन नंबर ऑफ टर्न्स उसे घुमा दिया गया। तो बोला कि न्यू क्या फील्ड क्रिएट होगी। तो आप एक काम करिएगा, कुछ ना करिए, सिंपल एन स्क्वायर इंटू बी रख दीजिएगा, बस क्वेश्चन खत्म। जो क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ कई बार। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते, सपोज ऐसे मान लो एग्जांपल होता कि कोई फील्ड, ये कोई रिंग है जिसकी फील्ड बी है, इसको हमने 4 नंबर में रोटेट करा दिया, मतलब 4 नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया। तो आपका जो नया आंसर होता है, आप क्या कहते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा कितना होगा, 16 बी आंसर। इस तरीके से आंसर बना लेंगे। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। कहेगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप रोटेट कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो या टर्न्स दे रहे हो, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो आप कुछ ना करिएगा, इस केस में बेटा डिवाइड करिएगा, ना कि ऐसे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको अब डिटेल में हम नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि डिराइव नहीं करेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो हम केवल, मेरा मकसद रिवीजन कराना। तो जो ये 2 फॉर्मूले बैक टू बैक हमने इसे लिख दिए हैं कि आपको एक के साथ दूसरा फ्री याद हो जाएगा। तो फील्ड में आप ध्यान रखेंगे एन स्क्वायर लिखा जाएगा, और जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो एम से केवल डिवाइड करते हैं। क्लियर, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स। बहुत सिंपल फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, देख लीजिए। एफ वेक्टर इक्वल टू बेटा क्या होगा, तो आप कहेंगे क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू फॉर्मूला बेटा क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। बहुत मस्त हो, क्या आप आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है अगर थीटा 0 लोगे तो फोर्स बेटा 0 हो जाएगा, साइन 0। अगर आप थीटा 90 डिग्री लेते हो तो आपको पता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी होगा, यही मैक्सिमम होगा। और 180 आप कहोगे तब भी 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला, एक और यहाँ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम यहाँ सारे फॉर्मूले बता रहे हैं। तो आई एल क्रॉस बी होगा, एक दूसरा फॉर्मूला होगा, जिसको अगर हम पूरा फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आई एल बी साइन थीटा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 एंगल की बात करते हैं। थीटा 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, और अगर थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम मतलब आई एल बी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फॉर्मूला और बहुत अच्छा सा पूछा जाता है फोर्स का, मैं एक साथ बताना चाहता हूँ। तो ये 2 वायर दिए होंगे, आ सकता है क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले बेस्ड आते हैं यहाँ पर। ये I1 दिया है, ये क्या है I2 दिया है, इसके बीच की डिस्टेंस दी होगी, और एक इसमें इनफाइनाइट वायर दिया होगा बेटा, और एक की लेंथ दी होगी। मान लो सपोज इसकी लेंथ दी, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन डी। आपको मालूम ही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एम्पियर लॉ भी इसको बोलते हैं। तो एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी। क्लियर, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। ये I1 I2 क्या है, 2 वायर में जो करंट है वो, और डी क्या उनके बीच की डिस्टेंस है, एल क्या है जिस वायर पे आप फोर्स निकाल रहे हो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता कि डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है करंट की तो अट्रैक्शन होगा, सेम है बेटा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन होगा। याद रहेगा कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। क्लियर। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट को, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा 0, मैंने अभी बताया कि थीटा अगर 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगा,
फोर्स की वैल्यू क्या बेटा होगी 0, मतलब अगर 0 डिग्री है तो फोर्स 0 होगा। इस केस में उसका पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। पाथ बेटा होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस पर जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो सीधा निकल जाएगा। क्लियर। और अगर 90 डिग्री होगा तो मैंने अभी बताया था इस केस में जो फोर्स होता है बेटा वो मैक्सिमम होता है, और जब मैक्सिमम होगा तो फॉर्मूला जो बनेगा QV बनेगा। और जब कभी भी चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगता है तो उसका पाथ बेटा सर्कुलर हो जाता है। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर। क्लियर। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ना तो एंगल 0 है, ना 180 है, ना 90 है, क्योंकि 0 180 का आंसर एक ही होगा, तो अगर इन एंगल को छोड़कर कोई एंगल दिया हो, जैसे 60 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में बेटा जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। कैसा होगा, हेलिकल। हेलिकल मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ इस तरीके से स्प्रिंग जैसे ऐसे मूव करेगा। इसमें दोनों पाथ होते हैं। हेलिकल मोशन वो मोशन होगा जिसमें सर्कुलर मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन पॉइंट पे बात करेंगे। रेडियस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला पॉइंट मैं ये लेने जा रहा हूँ कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो इसी केस में सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रट लीजिए, सबको याद भी होगा, mv/qb। ये क्लियर। ये रेडियस का फॉर्मूला बेटा। वेलोसिटी इसी से बना सकते हो, मैंने पॉइंट बनाया है इसलिए जानबूझ के कि अगर बनाना हो तो आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा, QBR/, क्या होगा बेटा, m होगा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बेटा होगा, टाइम पीरियड होगा 2πm/QB। ठीक है। रेडियस को मैं एक बार वो बता देता हूँ, कई पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं। रेडियस के लिए बेटा हमने क्या भी सिखाया था, mv/QB। mv/QB, mv क्या है आप कहोगे मोमेंटम है सर, तो ये मोमेंटम हो जाएगा, ये QB आ जाएगा। मोमेंटम को अभी हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे जो एनर्जी के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2mke काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो रेडियस निकालने के लिए, या आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो 2m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी होता है, तो ये भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से, इतने तरीके से रेडियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड मैंने बता दिया। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा होता है बेटा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, QB/m होता। क्या होगा, QB/m होगा। फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F = होगा क्या, QB/2πm। ओके, इसमें 2π ऐड हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ओमेगा = क्या होता है, 2πf। तो ये 2π कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस तरीके मोमेंटम की बात कर सकते हैं आप। क्या मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपको मैंने अभी बताया, P = बेटा क्या होता है, mv होगा। होगा कि नहीं होगा। और v की वैल्यू मैंने अभी रख दी थी, आपको याद होगा मैंने m क्या रखा था, आप जरा सोच लो। R = क्या होता है बेटा, mv/QB होगा। तो जब v की वैल्यू रखोगे तो देखो क्या बनेगा, QBR/m। m से m कैंसिल होगा, तो जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो QBR बन जाएगा। क्या बन जाएगा, QBR। देखिए मोमेंटम निकल के आया। अब इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का देखो क्या फॉर्मूला बनने वाला, ये देखिए P²/2m आप जानते हो, हाँ बिल्कुल। अब P की वैल्यू ये देखो हमने निकाला है, P मतलब मोमेंटम, तो ये क्या बनेगा, Q², B², R² और अपान बेटा क्या बनेगा, 2m बन जाएगा। यहाँ पर एक केस स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कि अगर मोमेंटम उसका कांस्टेंट हो तो उसकी रेडियस और चार्ज में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए हम बात करते हैं, मोमेंटम मतलब QBR = बेटा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। उसने पूछा था रेडियस और चार्ज में रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो आपको पता है रेडियस अगर हम निकालें तो 1/q आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 19 में। तो R1/R2 देखो यहाँ से बनेगा क्या, Q2/Q1। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ये कब आया था, ये नीट 2019 में। क्लियर। नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, F = बेटा होता है Q और E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस फॉर्मेट में आए तो आप आंसर अच्छे समझ गए होंगे कि F = क्या होगा, Q ब्रैकेट में होगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। या आप चाहें जिसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कई बार लिख के आएगा, परेशान मत होइएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये इस तरीके से भी दिखेगा, Q और V क्रॉस B। ये भी क्या है, लॉरेंज फोर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि Fm/Fe का फॉर्मूला क्या होगा। आप अच्छे से याद कर लें, ये V² क्या होगा बेटा, C²। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। और आपको पता है ऐसा अगर केस की बात करेंगे तो Fm जो होगा वो लेस होगा किसकी कंपेयर में, Fe। अगर पूछा जाए
कि एफ ई ग्रेटर है कि एफ एम, तो आप बताओगे एफ ई ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, एफ एम के। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड में है तो आपको मालूम है एम क्रॉस बी होगा। क्या होगा बेटा, एम क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आपको मालूम है क्या लिखते हैं, एम बी साइन थीटा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त होके। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किसकी बात करेंगे बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। पूछा जाता है किस पर बेस्ड है, तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। किस पर, टॉर्क के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता। तो टॉर्क क्या होगा कॉइल के अंदर, तो आपको मालूम है जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो वहां पर के फाई के बराबर होता। आप कहेंगे के फाई जो बराबर होगा, टॉर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ जानता हूं, तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ बनता है एन आई ए बी, ओके, इक्वल टू किसके, के फाई के। अभी इसको और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल हमने बात की है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, एन आई ए बी इक्वल टू के फाई। क्लियर। अब अगर हम यहाँ आई निकालना चाहेंगे, करंट ही मकसद है, गैल्वेनोमीटर काम ही क्या है, करंट को डिटेक्ट करना, तो देखिए क्या निकल के आएगा, के फाई बाई आई निकाल लिया तो क्या निकल के आया, एन ए बी। ओके, और अच्छा बना लेते हैं फॉर्मूले को। तो हम देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू बेटा जी फाई हम लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी फाई, और इससे निकल के आता है आई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फाई के। डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन होगा वैसे तो करंट को आप पढ़ोगे, तो डिफ्लेक्शन के जरिए हम पता लगा सकते हैं। इसका मतलब है जी क्या चीज़ है, तो इसको आप कहोगे बेटा ये क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर। और के क्या है, के बारे में बात कर लेते हैं। जो के यहाँ लिखा हुआ वो क्या है, इसको कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ फाइबर। जो वायर उसमें लगा होगा, फाइबर लगा होगा, उसका दिया होगा। क्लियर। तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट हो गया फाइबर का। फाई तो आपको पता है डिफ्लेक्शन है, जो भी डिफ्लेक्शन होगा, अगर फाई की बात करते हैं, ये है बेटा क्या, डिफ्लेक्शन। क्लियर। देखिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एन ए बी अपान के। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल इसी तरह से बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और अगर सॉल्व करेंगे तो एन ए बी बाई के तो होगा ही, और साथ में इंटू आर कर लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा। यह है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, अब अगर हम दोनों की रिलेशन की बात करें, दोनों देखो इसमें दोनों भी दिखते हैं, वी एस इक्वल टू, बोलो इतनी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी है, तो इसे करंट सेंसिटिविटी अपान क्या है, रेजिस्टेंस है ना, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अमीटर पर और एक वोल्ट मीटर पर। एक क्वेश्चन रहता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो अमीटर का काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना, और वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज को। ओके, तो जो आइडियल अमीटर होता है, बहुत अच्छे समझिएगा, आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस पूछा जाता है, आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है बेटा क्या होता है, 0 होता। और जो यहाँ फॉर्मूला होगा वो अच्छे से जान लीजिए क्या फॉर्मूला होता है। देखो इसका डायग्राम में आपको समझा देता हूँ, इसे फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्या है कि देखिए एक सर्किट दिया होता है, ये सर्किट है, इसमें करंट आ रही है और इसमें एक वायर लगा हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा कि कितना करंट है इसमें से पास हो रहा है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत आसान तरीका है, सर्किट के अंदर हम क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने बना दिया। अब आपको पता है कि सेंसिटिव बहुत होता है, पूरा करंट नहीं ले सकता, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक दूसरी ब्रांच बनाएंगे जिसको हम कहते हैं संट लगा देंगे। संट क्या चीज़ होती है आपको मालूम है, एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ये संट लगा दिया गया। इससे क्या होगा, ये सेफ होगा। अब क्या आपको पता ही होगा कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगी उसे क्या कहोगे, आईजी कहोगे। क्लियर। जो रेस्ट करंट बचेगी वो कौन बचेगी, आई में से आईजी निकल चुकी है, तो क्या बचा, तो आप कहेंगे सर आई माइनस आईजी बचेगा, और क्या, तो इधर निकल जाएगी। अब आपको पता है एक केस आप जानते हो कि यहाँ पॉइंट नाम देते हैं, मान लो सपोज ये ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है, ये सी और डी है। आपने पढ़ रखा होगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैं बात करूँ कि वी ए बी और वी सी बी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, सेम। तो यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल आप कर दीजिए बस। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आप क्या कहोगे, IgG, और यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस करोगे तो क्या कहोगे, I माइनस IG इंटू एस। ओके, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे, डायरेक्ट आंसर होता रहेगा बहुत मस्त होके कि IgG इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में I माइनस IG इंटू एस। जी यहाँ है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, I क्या है मेन करंट, IG क्या है गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी, एस क्या है यहाँ शंट है। बिल्कुल इसी तरीके से वोल्टमीटर का क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस जान लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइडियल वोल्टमीटर का क्वेश्चन अगर बनता है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस बेटा होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्लियर। और यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो V जो फॉर्मूला होता है वो होता है IG और G प्लस R। ये देखिए डायरेक्ट याद रखिएगा, आंसर मिल जाएगा। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट जो पास होगी वो, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और R क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा उसका मान। ये हाई रेजिस्टेंस होता है, शंट लो रेजिस्टेंस होता है बेटा। ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, और ये जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस होगा, क्लियर। वोल्टमीटर और इस पे क्वेश्चन जरूर आता रहता है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा, तो हम जो न्यूमेरिकल का सेक्शन लेकर आएंगे उसमें हम इस पे क्वेश्चन करा देंगे। ये नीट 2023 पे क्वेश्चन इस एरिया से जरूर आएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इसकी बात करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है फॉर्मूला, देखिए M इक्वल टू बेटा होता NIA। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एरिया। M इक्वल टू क्या होगा, NIA। N यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, I है इसमें करंट, A लूप का एरिया, जो ये लूप दिया गया है बेटा इसका एरिया। जैसा लूप होगा वैसा एरिया। मैं 1-2 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी फॉर्मूले देख लीजिए। M इक्वल टू क्या होगा, NIA होगा, क्लियर। यूनिट क्या होगी आपको मालूम है, यूनिट बेटा क्या होगी, तो आप कहेंगे क्या, I का मतलब एम्पियर, A का मतलब यहाँ एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत अच्छे जानिए कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। हो सकता है यही पूछ ले। और डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी। अब आप जानेंगे कैसे साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ। तो देखो एंटी क्लॉक अगर होता है तो नॉर्थ होगा, क्लॉक वाइज होगा तो साउथ। मतलब अगर हम इस केस की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, और अगर साउथ ऊपर होता तो ऊपर से कहाँ होती, नीचे की तरफ होती, क्लियर। डायरेक्शन याद रहेगी, साउथ से नॉर्थ होगी। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम चाहते थे न्यूमेरिकल एक साथ कराएं, फार्मूला एक, लेकिन क्या होता है बिना न्यूमेरिकल के फॉर्मूले समझ में आते नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिवाइज कराऊं, तो जिन बच्चों को फॉर्मूले आते हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम कोशिश करेंगे आगे इसको सॉल्व करने की। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहा गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L दी, उसमें करंट I दी गई, उसको क्या किया गया, घुमा के मोड़ के उसको सर्कुलर कॉइल दे दिया गया, सर्कुलर कॉइल बना दिया गया, जिसकी रेडियस बेटा क्या दी गई है, कुछ बताया नहीं गया, केवल क्वेश्चन में इतना बताया गया कि वायर है L और उसमें करंट I है, उसको घुमा दिया गया सर्कुलर। अब बोलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखो मैंने क्या सीखा, बहुत सिंपल, मैंने सीखा NIA, क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, आप कहेंगे सर 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला क्या बचा, I इंटू A। अब करंट क्या है, करंट तो वही रहेगी जो करंट पहले है वही अब भी रहेगी, इसका मतलब करंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर कहाँ चेंज आने वाला, एरिया में। आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला कि सर्कल के लिए बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो भी आर स्क्वायर होगा। जैसे मान लो हमने मान लिया, हमने माना, दिया नहीं गया था, मान लिया रेडियस कितनी दी है, आर दी है, क्लियर। अब जरा सोचो कि आर के टर्म में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आर के टर्म में आता तो आपका आंसर हो गया था I पाई आर स्क्वायर, बट आर के टर्म में आना नहीं हो तो एल के फॉर्म में पूछेगा, तो आपको यहाँ पर आर निकालना होगा। आपको पता है लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, 2 पाई आर होता। ओके, तो अगर हम आर निकालना चाहें तो एल अपान क्या बेटा होगा, 2 पाई होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, I पाई इंटू, अब यहाँ आर स्क्वायर रखोगे बेटा क्या होगा, L स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, तो 1 पाई बच जाएगा। फॉर्मूला देखो क्या आया, I L स्क्वायर अपान 4 पाई। इस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है ना। इसीलिए मैंने बताया कि फॉर्मूले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस फॉर्मूले याद हैं, प्रैक्टिस आपकी है, तो रिवीजन है, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा रिवीजन कैसे किया जाता।
जल्दी जल्दी भी वो भी। अब देखो ये क्वेश्चन मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार और समझ सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, वायर कितना दिया है, लेंथ एल, करंट कितनी है आई, इसको स्क्वायर लूप में मोड़ दिया गया। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे, एम इक्वल टू एन आई, ये फॉर्मूला रट लिया, बिल्कुल एन की वैल्यू 1 है, कोई जरूरत नहीं, ए ले लेंगे, स्क्वायर है तो आपको मालूम है साइड स्क्वायर होगा, और साइड मान लेते हैं ए है, सपोज ये साइड ए हो गया। अब आपको फिर वही बात करनी है कि ए स्क्वायर मिल जाए तो काम बन जाए, ए मिल जाए तो कैसे बनेगा। आपको मालूम है ए सेगमेंट जो होगा हर एक सेगमेंट कितने का होगा, आप कहेंगे सर L/4 होगा, क्योंकि L के 4 टुकड़े करोगे तभी स्क्वायर बना पाओगे, तो हर एक टुकड़ा कितने लेंथ का होगा, L/4। अब देखिए आंसर आपका आ गया। बस इस तरीके से माइंड चलाना है। तो IL² बेटा क्या होगा, 16 हो जाएगा। यूनिट तो आपको पता ही हो गया होगा कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट अगर चाहिए तो कहोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। कई बार तो यूनिट ही पूछा गया है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट बताया, डाइपोल मोमेंट वायर के लिए लूप है, वायर को हमने क्या किया, लूप दे दिया, शेप दे दिया, और तब वो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, M=NIA। अब हम डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल में। किसमें, मूविंग चार्ज पार्टिकल में। अब देखिए फटाफट फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला बेटा क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूले में बता रहा हूं अच्छे से, QVR/2 याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे एक चार्ज पार्टिकल होगा जिसका मास दिया होगा, चार्ज दिया होगा, उसकी वेलोसिटी दी होगी, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा, पूछेगा कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, QVR/2 करेंगे। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन क्या निकल के आया, Q/2m। तो देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए, पहला। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, देखिए तो ये जो m है उसको बेटा म्यू लिखते हैं, ये l हो गया, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये लिखेंगे /2m। तो देखिए हमने एक चेंज किया है यहाँ पर, जो m है उसको मैं म्यू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे म्यू लिखा जाए, m बात एक ही है। तो ये देखिए नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला ऊपर वाला ही लिखा, बट इतना अंतर है कि m को मैंने म्यू में चेंज किया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने डाल दिया। चार्ज कितना होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, इसकी वैल्यू सबको आती ही होगी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, इसको कहते क्या, ये क्वेश्चन एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, इसका एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं, देखिए गायरो या जायरो, आपको जो भी ठीक लगता हो, तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। एक डेटा है, इसको भी याद रखेंगे, इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पूछी जाती है। इसकी वैल्यू बेटा होती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है। तो μ/L को दूसरा नाम क्या दिया गया है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। ओके, और इसको आप आगे सॉल्व करते, देखिए अच्छे समझिएगा। म्यू इक्वल टू हम और क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर आप लिख सकते हैं E × L और 2m। L क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, तो आपको मालूम है L इक्वल टू बेटा होता है NH/2π, सब लोगों ने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, वैल्यू डाल दिया जाए, E/2m × NH/2π जैसे डालोगे तो म्यू का एक मस्त फॉर्मूला और मिलेगा, NEH/4πm। क्लियर। अब हम n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है बेटा, यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो n का मतलब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, अगर हम 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, देखो म्यू का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर EH/4πm। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उस समय जो उसका डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, इसकी भी वैल्यू बेटा होती है कितनी, ये याद होना चाहिए, 9.27 × 10⁻⁻27। क्या यूनिट होगी, यूनिट तो वही होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, याद हो जाएगा। दो डेटा मैंने बताया, जायरो मैग्नेटिक रेशियो का कितना, 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg,
और दूसरा मैंने डेटा बताया बोर मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू क्या होगी 9.27 इंटू 10 की पावर -27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बोर मैग्नेटॉन कब बोलोगे, तो आप बताओगे जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस समय जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा उसको ही बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? बोर मैग्नेटॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा देख लो क्या क्वेश्चन आता है। उससे पहले एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ बार मैग्नेट के लिए। ये भी एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हम बार मैग्नेट के लिए बात करें तो एम का फॉर्मूला क्या होगा, M × L होगा। इस पर अभी डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ देख लीजिए। ये देखो बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस पे जो ये -m दिया होता है बेटा, इसको +m कहते हैं। ये लेंथ दी होती है, इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और इसमें भी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ही होगी और ये फॉर्मूला होगा। तो बार मिनट के लिए फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो M × L कहेंगे, और वायर लूप के लिए कहोगे तो NIA कहोगे। क्या कहोगे बेटा? NIA। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन को बताता हूँ। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जरूरी है। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा। अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, μ = E/2m × L। क्लियर? अब देखिए L क्या है तो आपको मालूम है, L क्या है तो आप कहेंगे ये एंगुलर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला बेटा होता I⍵। क्लियर? E को मैं चार्ज में दोबारा बदल दे रहा हूँ क्योंकि हमको चार्ज के पैटर्न बताना है। अब ऑप्शन देख लेना, अगर E के फॉर्म में है तो E लिख देना, Q के फॉर्म में है तो Q लिख देना। अब देखिए I⍵ मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो I⍵ रखोगे तो I⍵ को मैंने I को साइड में कर दिया क्योंकि यही ट्रिक पॉइंट होगा। I के जरिए हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर I क्या है, तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर रिंग होगा तो आपको मालूम है सभी बच्चों को mr² होता है, बोलो यस। डिस्क होगा तो आप क्या कहते हो, ½ mr² होगा, सबको याद होगा। हॉलो स्फीयर होगा तो क्या कहोगे, 2/3 mr² होगा। अगर सॉलिड स्फीयर है तो क्या कहोगे, 2/5 mr² होगा। रॉड में दो केस लेते हैं बेटा, एक वन एंड के लिए तो आपको पता है ml²/3 होगा, और सेंटर ऑफ मास से अगर वो रोटेट हो रहा है तो आप क्या कहोगे, ml²/12 होगा। ठीक, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा सा ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो समझ लीजिएगा। कहेगा एक रॉड है, ठीक, समझिए पहचान लेना, ये क्वेश्चन आएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया, ट्रिक बताऊंगा ना तो इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रेट करना पड़ता है, इतना आसानी से आता नहीं, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ, इसे अच्छे से आप लगा लेंगे। ये रॉड है, इस पर चार्ज है, आपको क्लियर मालूम। ये किनारे यहाँ फिक्स कर दिया गया, अब इसको रोटेट करेंगे यहाँ से। जब यहाँ से रोटेट करेंगे तो आपको मालूम है कोई सर्कल जैसा सा बनाएगा, ऐसे घूमेगा, और जब घूमेगा तो वेलोसिटी होगी। अभी मैंने बात की तब कोई चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा होता है तो डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा इस केस के अंदर कि इसका डाइपोल, और इसकी लेंथ कितनी दे दी, सपोज L दे दी गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, अब देखो मैं यहीं पर केस में सीधी बात बता देता हूँ। वन एंड से, अब देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा दिया आपको, मैंने फॉर्मूला यहीं पे बताता हूँ, फिर मैं यहाँ समझा दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, इससे आपको अच्छे से मिल जाएगा। म्यू का फॉर्मूला रट लीजिएगा, Q⍵/2πm, तो रटना ही है, बस मोमेंटम डालना। बोलो वन एंड से रॉड अगर रिवॉल्व करता हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो आप कहोगे सर तो रटा हुआ है, क्या होगा, ml²/12 होगा। क्या होगा, ml²/12 होगा। कहेंगे यस। अगर हाँ, अगर वन एंड से है बेटा तो 12 ना होके क्या होगा, 3 होगा। तो अब जरा देखिए m से m कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कहेंगे हाँ होगा। अब देखो क्या बन गया, Q⍵L²/6। बोलो आंसर बन गया कि नहीं बन गया। अब कितने आराम से, कितना मस्त है, छोटा सा क्वेश्चन आराम से निकाल दिया। इस केस के लिए वन एंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो आंसर देखो क्या आएगा, Q⍵L²/6 होगा। बोलो यस। लेकिन अगर ये सेंटर से रिवॉल्व कर रहा होता है, यहीं पर समझिएगा, अगर ये सेंटर पर रिवॉल्व करता तो 12 लेते, और यहाँ 12 होता तो 12 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। इसका मतलब सेंटर से अगर यही रिवॉल्व करता है तो इस केस में Q⍵L² कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो डायरेक्ट ओरल आंसर आ रहे हैं और इनके क्वेश्चन आप सर्च करिएगा, बहुत बड़े तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फटाफट आप देखते चलिए। अगर मान लो सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता, तो आपको मालूम है Q = Q⍵R²। अब अपान समझना है, देखिए 2 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 कट जाएगा, अपान में बेटा क्या आएगा, 5 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे, मैं दिखा देता हूँ एक बार इधर साइड में फिर से। देखो Q = क्या होता है, तो आपको मालूम है Q⍵/2m।
इंटू आई। अब बोलो 2/5 mr² होता, हाँ यस होता है। मास से मास कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बनेगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बट अपॉन 5। 2 तो कट गया ना, तो ये देखो आंसर आ गया। इसी तरीके से आप बोल सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर तो होगा ही, अब 2 से 2 कटेगा, अपान में क्या बचेगा 3। देखो कितना मस्त आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ सीधा ही मल्टीप्लाई होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और रिंग के केस में क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस में बेटा क्या होगा, क्यू ओमेगा स्क्वायर बाई क्या होगा 2। क्या सारे आंसर हो गए। ये कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए एक पॉइंट में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने देखा, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, रॉड वाला क्वेश्चन। और जब 1 एंड से करता है तो अपान 6 आता है, अगर सेंटर से करता है तो अपान 24 होगा। बाकी आपको पता है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो आपके लेवल का है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तब वो आएगा जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा, तब इस एरिया से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आ जाइए अपने पॉइंट पे वापस। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द बार मैग्नेट, मैंने अभी चर्चा किया था। बार मैग्नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, कहेंगे सर होगा क्या, m इंटू एल होगा। क्लियर। यहाँ पर m क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, m क्या पोल स्ट्रेंथ है, l है। l मतलब लेंथ है किसके बीच, पोल की। ये है साउथ, ये क्या है नॉर्थ है। ये माइनस में लिखा जाता है बेटा, ये प्लस में लिखा जाता है। बीच की जो लेंथ होगी वो l होगी। l लेते हो तो l लिखना, 2l लेते हो 2l लिखना। अब दो केस में ले लेता हूँ फटाफट। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक मैग्नेट है जिसका डाइपोल मोमेंट m दिया हुआ। क्लियर। इसको ऐसे मोड़ दिया गया सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। इस केस में बेटा क्या बनने वाला है आपको अच्छे से मालूम है। जब तो ये बनेगा क्या, 2m/π। कैसे आया हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल सीधे बता रहे हैं, सीधा क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन ही बनते हैं, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। सेम ही होगा तो 2m/π होगा। और अगर ये ऐसे मोड़ा जाता है कि बीच में एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, तो ये बिल्कुल एक के साथ दूसरा फ्री है। इसमें 2 है तो इसमें 3 कर लेना, बाकी सेम आंसर होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक रॉड है, एक बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ l है, उसका डाइपोल मोमेंट m है, उसे मोड़ कर सेमी आर्क बना दिया गया है, सेमी सर्कल बना दिया। बताओ नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो याद रखेंगे 2m/π होगा। अगर ऐसे बनाते हैं तो ये 3m/π होगा। अब आप कहेंगे कैसे आया, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, वहाँ पर इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। फिलहाल मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है टाइम पीरियड का। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू बेटा होगा 2π आप कहेंगे I/mb। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। I वही पुरानी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m क्या है, डाइपोल मोमेंट। ओके। b क्या है, तो आप कहेंगे फील्ड है। क्या है बेटा, फील्ड है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मैं उसकी बात करता हूँ। सीधा ट्रिक का फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट रखिएगा आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। दो इक्वेशन बनाइए, डिवाइड करिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ये एक क्वेश्चन में फॉर्मेट है। क्या कहा कि दो मैग्नेट हैं जिसका डाइपोल मोमेंट m1 और m2 है। उनको एक बार ऐसे रखा गया कि दोनों पोल सेम थे, एक बार उनको ऐसे रखा गया दोनों क्या है, अपोजिट हैं। उस केस में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है m1/m2 का रेशियो क्या होगा, या पूछ सकता है उनका t1 और t2 का रेशियो क्या होगा। तो आप इसमें करते क्या है, पहले इस केस के लिए इसको सॉल्व करके एक आंसर बनाते हैं, फिर इस केस में सॉल्व करके आंसर बनाते हैं, फिर दोनों डिवाइड करेंगे। तो आपको मालूम है टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। क्या क्वेश्चन होगा, जब आपसे m1 और m2 पूछेगा तो टाइम पीरियड दिया होगा कि पहले का टाइम पीरियड इतना है, दूसरे का टाइम पीरियड इतना है ना। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि t1 और t2, तो पक्का है m1 और m2 दिया होगा, क्योंकि देना तो एक ही केस होगा। तो चलो बात करते हैं। मान लो आपको t1 t2 निकालना होता तो क्या करेंगे, तो इस केस में आप बेटा करेंगे m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2। बहुत मस्त तरीके से आंसर बना लेना। ओके। दो मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट दिया है, और अगर ऐसे कह रहा है कि पहले इनको सेम पोल पे रखा गया फिर अपोजिट पोल पे, बताइए उनका रेशियो क्या होगा, तो ये होगा। और अगर कह रहा है कि नहीं उनका टाइम पीरियड दिया है, उनका m1 और m2 क्या होगा, पहले ऐसे रखा गया तो उनका टाइम पीरियड मान लो t1 है, ऐसे रखा गया तो उनका टाइम पीरियड t2 है। तो बोलो m1/m2 का रेशियो क्या होगा, तो याद कर लेना t1² प्लस t2² अपान t1² माइनस t2²। डायरेक्ट आंसर आएगा सेकंडों में, याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन आता है डीप एंगल। सबको पता है डीप एंगल होता क्या है, ये है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मान लो सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, और ये मान लो अर्थ की फील्ड है, ये मैंने कहा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्लियर। और ये रिजल्टेंट फील्ड है। तो देखिए डिफिनीशन जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है इसको कहते क्या है। तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डीप कहते हैं। डेटा क्या है, अगर हम पोल की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। इक्वेटर की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। कितनी होगी, 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होगी, चलो देखते हैं। तो डीप एंगल देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, v बाई एच होगा। और v क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और h क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब बी ई साइन थीटा दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है बी ई कॉस थीटा। अब देखना चाहो तो आप देख सकते हो, देखो ये फील्ड थी, ये बी ई है, यहाँ पर एंगल था कितना बेटा, थीटा। ये दूसरा साइड है, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। अब इसका कंपोनेंट यहाँ निकालोगे तो क्या बनेगा, आपको कंपोनेंट आता ही होगा। जिसका साथ थीटा उसको कॉस थीटा लिखेंगे, और जिसका साथ थीटा नहीं है उसका कंपोनेंट लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो ये दोनों आ गए। अब आपको पता नेट निकालोगे तो अंडर रूट करोगे, क्योंकि 90 डिग्री पे हमेशा अंडर रूट करते हैं, तो क्या कहोगे, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये सीधे फॉर्मूले हैं, याद कर लो अच्छे से। और जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कॉट थीटा, बड़ा अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो आप कहोगे कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। अब आप कहेंगे थीटा 1 थीटा 2 या थीटा है क्या, तो ये जो थीटा है ये से हम कहेंगे ट्रू डीप एंगल, क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये ट्रू डीप एंगल है। ओके, ये थीटा 1 जो है ये अपरेंट है, क्वेश्चन में दिया होगा अपरेंट डीप एंगल। और ये भी जो दूसरा दिया ये भी अपरेंट है, तो दो अपरेंट दिए हुए हैं और एक रियल दिया हुआ, ट्रू दिया हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले बेस्ड रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है न्यूट्रल पॉइंट। अगला पॉइंट जो आएगा पूछा क्या जाएगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट की डिफिनेशन मैंने लिख दी है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो मैग्नेट की फील्ड है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, या कहीं जो नेट वैल्यू हो जाती है उसकी 0, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर, याद रहेगा कि द पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एंड ड्यू टू द अर्थ इज 0। ओके, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट, जहां नेट 0 होगा। ऐसे केस में जो फील्ड होती है वो एच के बराबर होती है, तो वो एच क्या होगी, वहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक देखिए बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ के या साउथ के सामने है या वो नॉर्थ के सामने। अगर पोल अपोजिट है बेटा, अगर पोल क्या दिए हैं, अपोजिट दिए हैं, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। ओके, अपोजिट केस में मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ हो, साउथ नॉर्थ की तरफ। अगर वो सेम दे रहा है, मान लो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कहा गया, नॉर्थ लिखा हुआ, या साउथ साउथ की तरफ, जैसे मान लो साउथ दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, साउथ दिया होगा। तो ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई m बाई आर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m बाई आर क्यूब लिखेंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है न्यूट्रल पॉइंट पे। अब हम आगे बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है और सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए। अब देखिए लास्ट पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक मटेरियल। कुछ डिफिनेशन वाइज फॉर्मूले आते हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई क्या चीज है, तो देखो इसका बेटा फॉर्मूला होता है m बाई वी। m क्या है, यह है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और v क्या है उसका वैल्यू। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसे कहेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर, यूनिट बड़ी साफ है, यूनिट इसकी क्या होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूनिट अगर पूछा जाता है तो आप लिख लेना, क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखेंगे B बाई म्यू नॉट माइनस आई। ओके, B है
मैग्नेटिक इंडक्शन और म्यू नॉट आपको पता है परमिबिलिटी है और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि अगर वैक्यूम हो तो क्या होगा, तो वैक्यूम के केस में बेटा जो आई होता वो जीरो होता, उस केस में जो एच आएगा वो बी बाई म्यू नॉट है, ये बी है, बी बाई क्या होगा म्यू नॉट होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो फटाफट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू क्या चीज़ होता है, यही बी बाई एच होता। अब बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसे क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या इसे डेंसिटी भी कहा जाता है। और एच मैंने अभी बता दिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये क्या है बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फॉर्मूले फटाफट देखते जाओ। दूसरा पॉइंट आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये क्या चीज़ होती तो आपको मालूम है म्यू बाई म्यू नॉट। ये वैक्यूम में परमिबिलिटी है, ये मीडियम में, अगर इनका रेशियो करोगे तो ये रिलेटिव आएगी। यहाँ पर ये तीन वैल्यू बहुत अच्छे से याद होगा, ये सीधे क्वेश्चन आपके नीट पेपर में आएगा कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर म्यू आर इक्वल टू जीरो होगी। बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, वैक्यूम के लिए बेटा क्या होगी जीरो। और अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो लेस देन वन होगी, अच्छे से याद करना, डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन वन होगी। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात होगी तो ग्रेटर देन वन होगी। अगर फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है तो ग्रेटर वन होगी, क्योंकि पैरा और फेरो एक ही चीज़ है, अंतर केवल उनकी इंटेंसिटी का होता है। तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, डाया के लिए लेस देन वन होगी, पैरा के लिए ग्रेटर देन वन होगी और फेरो के लिए ग्रेटर वन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, चाई। इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा चाई से। इसका फॉर्मूला होता है आई बाई एच। अभी हम लोगों ने आई बातें कर ली कि आई क्या चीज़ है, तो आपने कहा आई क्या है, आई क्या है इंटेंसिटी एच जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और जो आई है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर। यहाँ पर भी तीन वैल्यू पूछी जाती हैं कि चाई की वैल्यू डाया पैरा या फेरो के लिए क्या होगी। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एक देखो वहाँ कंफ्यूज मत होना कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या है चाई की क्या, दोनों अलग अलग हैं। चाई, इनको चाई बोलते हैं। डाया के लिए क्या करेंगे स्मॉल बेटा होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल एंड निगेटिव होती है, स्मॉल होगी निगेटिव होगी। किसके लिए डाया के लिए। पैरा के लिए क्या होगी स्मॉल तो होगी बट पॉजिटिव होगी, क्या होगी पॉजिटिव होगी। और फेरो के लिए आप क्या कहेंगे लार्ज होगी एंड पॉजिटिव होगी। याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन द म्यू आर एंड चाई, मतलब मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन क्या होगा, तो म्यू आर की वैल्यू बेटा होता है चाई प्लस वन, याद रहेगा अच्छे से। और क्यूरी लॉ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरी लॉ जो दो केस में पूछा जाता है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पूछा जाएगा बेटा और एक किस में पूछा जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चाई के बाद हम बात करने जा रहे हैं क्यूरी लॉ पे। क्यूरी लॉ ये पढ़ लेना किसके लिए पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक के केस में तो ये बेटा होगा सी बाई टी। सी बाई टी का मतलब क्या है कि जो चाई है या कहिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। कई बार पूछा था क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो आपको मालूम है ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होने लगती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन फेरो के केस में पूछा जाता तो आप क्या करेंगे देखिए, उस केस में आप C अपान करेंगे T माइनस टी सी। ओके, T यहाँ क्या है तो आप कहेंगे टेम्परेचर है, T यहाँ क्या है टेम्परेचर है, और लेकिन TC क्या है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसे हम क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले सामने सामने हैं, देख लो अच्छे से। क्यूरी लॉ पूछा गया है तो ऑप्शन ये भी होगा ये भी होगा, ध्यान रखना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये ऑप्शन होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। ग्राफ भी बहुत इसका पूछा जाता है, तो पहले देखो ग्राफ, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आने वाला है। पैरा के लिए जो होगा वो इस तरीके से होगा, मैंने अभी बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू लगातार कम होगी। फेरो में क्या होता है कि ऐसे ग्राफ बना देता है कई बार इस तरीके से,
ठीक है, तब भी आप समझ जाना क्योंकि इस एरिया को खाली रखा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो रियल में डायग्राम जो बनता है वो इस तरीके से होता है। देखो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये ऐसा कुछ चलता है इस तरीके से कि पहले होता है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होता, धीरे धीरे कम होता, उसके बाद बहुत तेज़ी से कम होगा क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर केवल इतना सेक्शन दिखाता है तब भी वही डायग्राम होगा, और अगर पूरा दिखाता है तो पूरा दिखा ले। तो बेटा अच्छे से देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है। याद रखना, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के अलग क्यूरी लॉ है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अलग है। क्या याद रहेगा अच्छे से? इस तरीके से बेटा अब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत छोटा टॉपिक है, वो भी जल्दी ही रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद हम पूरे सेक्शन का, पूरे मैग्नेटिज्म टॉपिक का एक साथ 20 क्वेश्चन के सीरीज लेकर आएंगे। और वो क्वेश्चन होंगे जो नीट ओरिएंटेड होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाएंगे अच्छे से। जहाँ पर क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ पे क्या होता है, फॉर्मूले से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि वहाँ पर टेक्निक है, क्योंकि फॉर्मूला याद तो हो जाता है लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे उस पर 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर सीखने पड़ेंगे। बाकी जो आगे का सेक्शन है वो सब फॉर्मूले बेस्ड है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मस्त आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो चर्चा होगी वो भी बहुत अच्छे से फॉर्मूले बेस्ड ही है, तो इसलिए अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करो और आगे की तरफ बढ़ो। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहे हों तो ज़रूर उसे लाइक किया करें क्योंकि उस लाइक के ज़रिए मुझे थोड़ा सा ये आइडिया लगता है, एक मनोबल भी बढ़ता है और मुझे ये आइडिया भी लगता है कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।